हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ जिलो मेरा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे यानी कि जो चैप्टर्स होंगे वो बेसिकली होंगे हमारे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, linear differential equation with constant coefficient, linear differential equation with a constant coefficient, homogeneous linear differential equation with constant coefficient, variation of parameter, non-homogeneous differential equation of second order, orthogonal trajectory, differential equation of first order and first degree, differential equation of first order but not first degree, differential equation of first order but not first degree, Laplace transform, inverse Laplace transform, ये हमारे 10 चैप्टर्स हैं लगभग। ठीक है। इसके अलावा जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे या फिर कोई ऐसा छूट रहा है तो वो हम देख लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है। तो बेसिकली मेन जो चैप्टर्स है वो हमारी यही है जो यूपीएससी के सिलेबस से अलाइंड है। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर्स के। सबसे पहले तो समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एनी इक्वेशन विच इज हैविंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एनी इक्वेशन which is having differential coefficient। ठीक है। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। ओके। या फिर अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं? एन इक्वेशन इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। ठीक है। So mathematically we can say the derivative of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation। Okay। So in otherwise we can say an equation in dependent and independent variable, an equation in dependent and independent variable, and the derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation, and derivative of
डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। अब समझो इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक आई है आपकी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है, सपोज करो मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, सो इसमें ना जो y है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें आगे मूव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको पता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हम दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रीड करते हैं, एक हमारी होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड हम पढ़ते हैं PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही पढ़ते हैं ना हम, ODE एंड PDE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंस। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये देखो, ये ना हम बेसिकली इसमें तो ODE पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी वाला पार्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, पार्शियल वाला भी नहीं पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम ODE कर रहे हैं तो फिर भी मैं यहाँ पे PDE थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली हमें डिफरेंशिएशन करना तो आना चाहिए ना विद रिस्पेक्ट ODE और PDE में। ठीक है, तो ऑर्डिनरी क्या होती है, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब अभी जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल की हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। और वहीं अगर एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसे हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम कहें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, if a differential equation contains one dependent and one independent variable is called ordinary differential equation। ठीक है, if a differential equation contains one dependent and one independent variable, वेरिएबल इन डेरिवेटिव कह लो। ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एट द सेम टाइम PDE क्या हो जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, फिर PDE हमारी हो जाती है मतलब कि if a differential equation contains one dependent and one or more than one independent variable is called partial differential equation। मीन्स इसमें क्या होती है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, एग्जांपल समझो, मान लो मैं कुछ एग्जांपल दे दूँ आपको। सपोज करो मैंने लिखा ऐसे d² y अपॉन dx² प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू e की पावर x। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, क्योंकि देखो y हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखो हर जगह पे जहाँ भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है वहाँ पे देखो क्या है, सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है,
और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ भी डी बाई डी एक्स है या डी बटे डी वाई या डी बाई डी जेड है, जो भी एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहीं पे देखो, इसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं ना, कुछ भी ले लो। इसी पे अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो मान के चलो कोई ऐसा फंक्शन दिया हो, है ना, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल इन्वॉल्व हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इस तरह से हो, ठीक है। और मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या निकाल लूँगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डेल बाई डेल एक्स भी निकाल सकता हूँ इसका, इस फंक्शन का, डेल बटे डेल वाई भी निकाल सकता हूँ इस फंक्शन का, डेल बटे डेल जेड भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। डेल, इसको डेल बोलते हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड इन्वॉल्व है ना। तो इसमें से हो सकता है कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ठीक है, या सिर्फ एक्स वाई हो, या सिर्फ एक्स जेड हो, या वाई जेड हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम डेल बाई डेल एक्स या डेल बाई डेल वाई या डेल बाई डेल जेड निकाल सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है, समझ गए। तो इतना ही है इसमें। तो अब चलो आगे मूव करते हैं। आगे मुझे क्या बताना है मैं देख लेता हूँ। मैं देखो, जो मेरे पास नोट्स है मेरे पास, उसमें से जो चीज़ें बतानी है मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। आप बस बेझिझक होकर अच्छे से समझते जाओ, और जहाँ भी डाउट आए वहाँ क्या करोगे, कमेंट में पूछ लो, या फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो जी, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, पहले ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ऑर्डर क्या होती है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होंगी, यानी कि जहाँ पे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम्स कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जो डेरिवेटिव किया गया है, कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कितनी बार किया गया, मान लो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे डबल डेरिवेटिव हो सकती है, सिंगल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, तो वो उसी का ही जो हाईएस्ट होगा वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in a given differential equation, appearing in a given differential equation, ठीक है, it's called order of differential equation, it's called order of differential equation। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कौन सी रहेगी, मान के चलो मैं एग्जांपल दे दूं, ये ले लो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें ऑर्डर कितनी आ जाएगी, एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखो इसमें क्या है, हाईएस्ट सबसे मैक्सिमम टाइम किस डेरिवेटिव कितनी है, 2 ही बार है ना, तो ऑर्डर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, ये तो देख के सबको पता चल जाता है ना। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियस बात है कुछ तो रहेगा, सिंगल डबल जो तो रहेगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एग्जिस्ट करती है और एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर होती है ना। या तो एक बार डेरिवेटिव होगा, 2 बार, 3 बार, ऐसा थोड़ी है कि आधी बार डेरिवेटिव करो। भाई आधी बार डेरिवेटिव कैसे करोगे, वो तो पार्शियल में होती है कि थोड़ी सी, मतलब कि एक वेरिएबल के या दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, है ना। तो यहाँ तो ऑर्डिनरी है, ठीक है। एक और होती है टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, वो भी कराऊंगा, है ना। इसमें नहीं है, मतलब अलग से है वो, डिफरेंशिएशन में आती है, ठीक है, उसमें बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गई, यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गई, ठीक है। तो एक होगी 2, 3, 4, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में होंगी। और दूसरी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, समझ में आ गई ना। अब चलो डिग्री देख लो, डिग्री क्या होती है भाई साहब जी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिग्री, तो डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थी उसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, भाई पावर 1 थी, 2 थी, 3 थी, तो उसका वही डिग्री हो जाता है, ठीक है।
लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि भाई डिग्री जो है मतलब कि कुछ कंडीशंस है, उस रूल के तहत ही आप डिग्री बता पाओगे, ठीक है। तो हम कहना चाहें सरल भाषा में, तो इसका मतलब क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब डिग्री जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बोल सकते हम, ठीक है। डिग्री हम कभी भी रेडिकल नंबर्स में नहीं बोल सकते, ठीक है। इट मीन्स इट मस्ट बी इन व्हाट कंडीशंस, है ना। ये हमेशा मतलब कि फॉर ए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पोलिनोमियल इन इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ओके। सो ये पोलिनोमियल होना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस डिफरेंशिएशन के सामने, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो लिख लो इस नोट पॉइंट को, मतलब होता क्या है पहले तो ये देख लो, होती क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन, इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन, ओके। इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल फ्रैक्शन। इसमें कुछ पॉइंट लिख लो जो आपको अभी आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। पहला पॉइंट लिखो, फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल। एक तो ये कंडीशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए डिग्री बताने के लिए। किस चीज में पॉलिनोमियल होना चाहिए, इन इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ओके, इन इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, जैसे dy/dx कहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि dy/dx किसी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन dy/dx लिख दो, ऐसा नहीं लिख सकता, मतलब वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कह दूं e की पावर dy/dx, ना ऐसे भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी नहीं लेना है, ठीक है। सीधा सीधा है कि पॉलिनोमियल लेनी है हमें, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लेनी, ठीक है, लॉगरिथमिक वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, अदरवाइज तो फैक्टर में हो सकता है ना, अदर कंपोनेंट्स में हो सकता है, बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट में नहीं हो सकती वो चीज़, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करो कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये क्या है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। भैया डिग्री तुम्हारे हो भी सकती है, एग्जिस्ट कर भी सकती है, लेकिन नहीं भी, लेकिन मैंने बताया ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे डिग्री होती है, क्या होती है, ठीक है। एग्जांपल देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसमें आपको ऑर्डर भी बतानी है और डिग्री भी बतानी है, दोनों बतानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। बता देना आप देख के क्या है। मान लो पहला एग्जांपल लूँगा, d²y/dx² माइनस dy/dx प्लस y इक्वल टू x e⁻⁴x। तो इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितनी है इसमें, ऑर्डर तो है ना, मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है सेकंड टाइम, है ना, तो ऑर्डर तो सीधा सीधा 2 है। डिग्री कितनी है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 हो गई, ठीक है। तो ऑर्डर 2 हो गई, डिग्री 1 हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर एंड इस पूरे की पावर 3/2 इक्वल टू d²y/dx²। डन। अब बताओ इसमें, यहाँ तो ऑर्डर बता दोगे सीधा सीधा, चलो भाई ऑर्डर है 2 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, ठीक है। डिग्री कितनी है, डिग्री कैसे बताओगे, डिग्री ऐसे थोड़ी 1 है, नहीं। ये मैंने बताया था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होनी चाहिए। ये देखो रेडिकल है, यानी कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हटाओ, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, तो क्या बन जाएगी, 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये क्यूब, ओके, और स्क्वायर उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगी ए स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखो रेडिकल से फ्री हो गई, फ्रैक्शन से फ्री हो गई, तो डिग्री हमें मिल गई 2। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करने होते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लो। मान लो मैं एक एग्जांपल और ले ली इस तरीके से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 ले लो इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब ले लो। तो ऑर्डर कितनी है, साफ दिख रही है 2 है, डिग्री कितनी है बताओ। अब ऐसा नहीं है कि इसको सोल्व करने बैठ जाओ कि इधर ले आओ या डिवाइड में ले आओ 5 में से 3 या पावर 2 कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई यहाँ पे रेडिकल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। अब जैसा है वैसा ही रखो इसको, ठीक है। तो अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिग्री 5 हो जाएगी, ठीक। चलो एक एग्जांपल और ले लो। अब एक ही लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर ऐसा लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर तो हमारा 1 है, ठीक है। और डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। मैंने बताया था पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तो डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, डिग्री निकाल नहीं सकते, सिंपल सी बात है। चलो अगला टॉपिक बताता हूँ क्या है। ऑर्डर हो गई, डिग्री खत्म हो गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी, ठीक है। कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी न किसी तो फॉर्म में होगा ही ना, ठीक है, तो उसका एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कि भाई है ना, जनरली इस फॉर्मेट में होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लो कोई इस फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू, ओके। इस तरह से ये चल रही है ए एन वाई इक्वल टू एक्स। तो ये इस कंडीशन में, मतलब कंडीशन क्या है, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ही होती है, कुछ कोफिशिएंट होते हैं और कुछ जैसे जितना ही पावर, मतलब कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ तो 2 बार, 1 बार, फिर 1 बार भी नहीं, इस तरह की कुछ होती है। तो इस कंडीशन पे हमने ले लिया कि चाहे कितनी बार वो डेरिवेटिव किया जाए ऐसा ही कुछ निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू ए एन या फिर एक्स जो है मान वेयर ए नॉट ए वन ए टू या फिर ऐसे कह लो ए एन तक, एंड ये जो एक्स है आर एच एस साइड में एक्स, ये या तो कांस्टेंट होंगी या फिर एक्स के फंक्शंस होंगे, ठीक है। आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, तब हम क्या कहेंगे, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इट्स कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर ऐसी होती है, मतलब ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये जो है, और ये जो राइट साइड में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी है ना, या वेरिएबल होंगी, जो भी होंगी, ठीक है, वो सब चीज़ें या तो कांस्टेंट हो या फिर एक्स के फंक्शंस में हो, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया हो, ठीक है, इनको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, या उधर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कोई फंक्शन हो, पार्ट हो, या खुद अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, तब हम उस केस में कहेंगे कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसमें देखो कुछ ना नोट करने वाली बात है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कि कब हम कहेंगे लीनियर, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर कब, इफ पहली बात क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डज नॉट मल्टीप्लाई विद ईच अदर। भाई वही इससे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, इंडिपेंडेंट से मल्टीप्लाई हो, यानी कि एक्स्ट्रा फंक्शन हो मल्टीप्लाई में तो चलेगा,
लेकिन ये जो वेरिएबल है ना, ऐसा नहीं कि जो डेरिवेटिव दिया उसको y से मल्टीप्लाई किया गया, तब वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डज नॉट मल्टीप्लाई विद ईच अदर, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, ठीक है, y और dy बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव does not multiply with each other, does not multiply with each other, okay। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शुड बी 1, समझे। मतलब कि जो डिग्री है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो और इसके जो जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो लिख लो, तभी तो लीनियर कहेंगे। लीनियर का मतलब ही तो सिंगल एक तरह से है ना। तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वही y है ना। डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री, जैसे y की पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि y स्क्वायर y क्यूब ये नहीं चलेगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर ऑल इट्स डेरिवेटिव कह लो, है ना, ऑल इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। और इसके रिलेटेड जितने भी डेरिवेटिव होंगे, dy बाई डी एक्स, dy बाई समथिंग जो भी हो, है ना, वो जो डेरिवेटिव होंगी वो क्या होनी, शुड बी 1, है ना, शुड बी 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे उसका डेरिवेटिव हो, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें नहीं है तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। डिग्री समझ गए, लीनियर समझ गए तो नॉन लीनियर इसका अपोजिट, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल ले लो जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे कि लीनियर है या नहीं, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लिया मैंने dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, जो उधर लिया था एग्जांपल वैसे ले लिया मैंने। बताओ ये लीनियर है कि नहीं। देखो y की पावर 1 है कि नहीं, y की पावर 1 है और dy बाई डी एक्स की पावर भी 1 है ना, और इसके साथ कोई y मल्टीप्लाई में भी नहीं है ना, तो ये लीनियर है, सिंपल सी बात है। देखो ये x का स्क्वायर चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि ये y नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में थोड़ी कह रहा है, ये सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट यानी कि y में अगर ये y की पावर 2 हो जाता तब ये नॉन लीनियर हो जाता, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लीनियर है, ठीक है, क्योंकि देखो इसकी पावर भी 1 है और यहाँ भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है और बाकी सेम है, मतलब नहीं है, तो ये लीनियर हो गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल लो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। अब इसमें बताओ ये लीनियर है या नहीं है। मेरे को तो लीनियर दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे लीनियर है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ये तो चलेगा, इंडिपेंडेंट से मल्टीप्लाई हो चलेगा, ठीक है। और इसका ऑर्डर बेशक से 2 है लेकिन पावर 1 है ना, डिवाइडेड डी एक्स का पावर 1 है, पावर 1 होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और बाकी तो x के साथ जो भी हो रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो लीनियर है। एक और एग्जांपल देखो, नो लीनियर का ले लो एक एग्जांपल। नो लीनियर का मैंने पहले बता दिया चलो कोई नहीं, ले लो यार, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे पावर 2 हो गई, है ना, ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी पावर 2 हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, नो लीनियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, हाँ चलो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का ले लेते हैं, या फिर चल एक और ले लो, बता देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लो प्लस वाई ले लो प्लस एक्स ले लो इक्वल टू log x ले लो, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, ये डिपेंडेंट है कि ये लीनियर है कि नहीं, बताओ। कहोगे सर पावर 2 हो गया, है ना, डेरिवेटिव की पावर 2 हो गई तो नॉन लीनियर हो गई, सिंपल, ये भी नॉन लीनियर हो गई, है ना। नेक्स्ट ले लो एग्जांपल, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोस एक्स।
अब बताओ ये क्या है, ये क्या चीज़ है, लीनियर है कि नहीं है, लीनियर है। क्यों, मैंने बताया एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस है ना एक्स के फंक्शन से ही मल्टीप्लाई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, ठीक है। और इसकी पावर भी 1 है, ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, बाकी कोस का एक्स का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लीनियर हो गया, ठीक है। तो एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री मोर देन 1 हो तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, अदरवाइज लीनियर हो जाएंगी, ठीक है, समझे। चलो अभी नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट क्या बताना है मुझे देखने दो एक बार। मैं अच्छे से बताया जा रहा हूँ इस बार, तो मैं चीज़ें को छोड़ना नहीं चाह रहा और थोड़ा लिखवा भी रहा हूँ ना आज, है ना। मैं जल्दी जनरली लिखवाता नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार चलो थोड़ा ढंग से करा देते हैं, टाइम लग रहा है, क्या करें। अब देखो चलो, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या है इसका मतलब, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, इट इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड विच सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, जब आप सोल्व करते हो उसको तो जो भी सॉल्यूशन आता है उसका, तो जो वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वही वेरिएबल के रिलेशंस में ही तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। वो मिल गया तो वो चीज़ बेसिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगी कि ये क्योंकि सॉल्यूशन है। तो मतलब यही है, जैसे नॉर्मल कोई इक्वेशन होती है उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने आप में एक इक्वेशन ही तो है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान के चलो मैं कहता हूँ कि dy/dx इक्वल टू वाई है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैं सोल्व करना तो नहीं सिखा रहा, ठीक है। तो अगर सोल्व करना भी सीखना है तो देखो क्या करोगे, y को उधर लेगा और dx को उधर लेगा, तो dy/y इक्वल टू dx करोगे, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, 1/y का क्या करोगे, log y लिखोगे, dx का x लिखोगे, तो है ना y इक्वल टू यहाँ बेस e है तो e उधर चला e की पावर है, तो देख गया e की पावर x इसका सॉल्यूशन है ना। तो सीधा सोचो कि ऐसा कौन सा है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x ही आएगा, है ना, डायरेक्ट ऐसे ही सोच सकते हो। तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू e की पावर x इसका सॉल्यूशन है, समझे। तो सॉल्यूशन है और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रही है, देख लो, करके देख लो इसका डिफरेंशिएशन, यही आ जाएगा, करो देखो, dy/dx इक्वल टू e की पावर x, और e की पावर x क्या है, y है, तो यही नहीं मिल गया, dy/dx इक्वल टू y, यही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको, क्या बताएं आपको यार, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ना एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक और सॉल्यूशन होती है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 तरह की सॉल्यूशन है, ठीक है। एक होती है जनरल सॉल्यूशन, एक होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होती है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, आप उसको सोल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन तो मिलता ही है ना, मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमेशा सॉल्यूशन जो है ना किस टाइप का मिलेगा उसको कैटेगराइजेशन कर दिया है, ठीक है। हमेशा मतलब कि कभी आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, कभी पार्टिकुलर, कभी सिंगुलर, कब मिलेगा, ये सब चीज़ें कब मिलेंगी। देखो जनरल सॉल्यूशन हमें जब मिलती है जब हमें कोई भी ऐसी बाउंड्री कंडीशंस ना दी हो, ठीक है, कोई इनिशियल कंडीशंस ना दी हो, कोई बाउंड्री कंडीशंस ना दी हो, ठीक है, सिर्फ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और हमें सोल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें दिया है, जब हम उसे सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता होगा 11th-12th क्लास में आपने किया भी होगा, जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसमें कांस्टेंट आता है, उसके सॉल्यूशन में आता है ना, कांस्टेंट आता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने इधर सोल्व किया था, इसमें ना एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, मैंने लिखवाया नहीं है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी सोल्व करते हो क्या आता है, प्लस में log c लिख लो, यहाँ पे log c लिखा, log m माइनस log n, तो क्या बनता है ये log y/c इक्वल टू x, तो y/c इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू c e की पावर है। तो देखो एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ ना, c इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, c इन्वॉल्व हुआ। तो क्यों एक इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, है ना, एक ऑर्डर का था तो एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ। तो ऐसे ही हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, अगर हाँ, तो ये क्या है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, कांस्टेंट इन्वॉल्व है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो कोई भी सॉल्यूशन में अगर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है।
और अगर मान लो इनिशियल कंडीशन दी जाए, है ना, कोई बाउंड्री कंडीशन लगा दी जाए इस क्वेश्चंस में, ठीक है, और उसका यूज करके आप कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हो, ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। मान के चलो रॉकेट लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो रॉकेट लॉन्च होने की जो कंडीशंस है, पैरामीटर्स है, ठीक है, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन से शो कर रहे हैं, सपोज करो, ठीक है ना। लाइक उसकी वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, उसकी मैनोरेबिलिटी हो सकती है, उसकी जी लोड्स हो सकती है, ठीक है, या फिर उसका लिफ्ट है, ड्रैग है ना, थ्रस्ट है, वेट है, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हमने उसको रिप्रेजेंट किया एक जनरल कंडीशंस में, ठीक है, कि जनरल कंडीशंस में कोई भी रॉकेट इस तरीके से बिहेव करेगी, किसी भी टाइप की रॉकेट हो इस तरीके से बिहेव करेगी, क्योंकि हमारे पास प्रेशर पता है, हमें डेंसिटी की कंडीशन, डेंसिटी हमें पता है एयर की क्या होती है, इस स्पीड पे क्या होती है, वो मान लो हमारे पास स्टडी से, रिसर्च के थ्रू वो हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया, उसका सोल्यूशन करेंगे तो जनरल सोल्यूशन मिलेगा जो हर एक काइंड ऑफ रॉकेट के लिए वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे मुझे पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉकेट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा कि भाई एक काम करते हैं, इस रॉकेट की ट्राजेक्ट्री डिफाइन कर लेते हैं, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन कर लेते हैं कि इतने एंगल से इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, इसका ऑर्बिटरी सेट कर लेते हैं कि इतने वेलोसिटी पे आने के बाद ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये सारी हम कंडीशन से लगा देते हैं, ठीक है, कि स्पाइरल मूव करेगा ऑर्बिटल प्लेन पे, इस तरीके से वो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी या फिर एक्सेलरेट होगी, या फिर उसका जो पावर है, पावर रिड्यूस होगा, जो भी होगा, तो वो सब हम कंडीशन से लगाएंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। अब तीसरी कैटेगरी आती है सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होती है ना, ये जनरल सॉल्यूशन से ड्राइव नहीं होती, जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से ड्राइव हो रही थी ना, कंडीशन से लगा करके कांस्टेंट हटाते थे, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होती ऐसे। सिंगुलर सॉल्यूशन जो होती है वो इससे अलग होती है, आती ये भी वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके है, ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन आती है। कहने का मतलब है क्या हो अगर रॉकेट लॉन्च ही ना हो पाए, है ना क्या हो अगर रॉकेट का बूस्टर ही काम ना करे, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन, मतलब अलग आउट ऑफ द बॉक्स कंडीशंस निकल के आती है, ठीक है। तो उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मान के चलो एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में पता है कि भाई एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है ना, लेकिन सडन कुछ हो जाता है फैमिली में, सडन कुछ हो गया, फाइनेंशियल काफ़ी लॉस हो गया, सब कुछ हमने गंवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है कि ऐसा थोड़ी ना, ट्रेंड ऐसा देखा ही नहीं गया है ना, और इसमें तुम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अगले महीने में इतना सेविंग कर लूंगा या इतना एक्सपेंडिचर होगा, ये तो हम बता ही नहीं सकते। तो सिंगुलर सॉल्यूशन वो होता है जो कुछ अलग से कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने देखो रियल लाइफ से कोरिलेट करके बताया है। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में काम करो। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, कैलकुलस क्या है भाई, ये भी तो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स क्या है, पूरे हमारे जीवन से ही तो रिलेटेड है, इससे बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ मैथमेटिक्स है ना। ग्रेट मैथमेटिशियन है ना, रामानुजन भी कहते हैं कि हर जगह मैथ है ना, सैंड में भी मैथ है ना, मिट्टी में भी मैथ है, हर जगह मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हर जगह है, ठीक है। हर चीज़ की इक्वेशंस बन सकती है, हर चीज़ की कंडीशंस डिफाइन करी जा सकती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स है ना इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है। ऐसा बहुत सारे मैथमेटिशियंस मानते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये सब मैंने बता दिया, लिखवाने की तो जरूरत है नहीं, ये बस जनरल सॉल्यूशन ये सब है, ठीक है। पर्टिकुलर, सिंगुलर, तो सिंगुलर सॉल्यूशन की थोड़ा ना डेफिनेशन देख लो। एन एनवेलप टू द जनरल सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। और बाकी मैं इसको ना अगले चैप्टर जो हम करेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर्स आगे आएंगे इनके फर्दर चैप्टर्स, उसमें एक पूरा का पूरा इसका चैप्टर ही है सिंगुलर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वो जब मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने ये बताया कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन एक एनवेलप है टू द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का एक एनवेलप है ना, जनरल सॉल्यूशन का एक एनवेलप है। कैसे, मान के चलो एक को डायग्राम समझा देता हूँ। मान लो एक एनवेलप ये है, दूसरी एनवेलप मान लो ये है, तीसरी एनवेलप मान लो ये है, चौथी एनवेलप ये है, पांचवी ये है, छठी ये है। तो दीज आर लेयर्स जो भी है ना, ये सब एनवेलप है, ठीक है। या फिर एनवेलप और कैसे कह सकते हो, मान के चलो ऐसे है,
ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। ठीक है, ये सब क्या है ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही निकल रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं इसमें टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट लाइन बन गई। ठीक है, या एक प्लेन ड्रॉ करूँ, प्लेन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस है ना, जनरल सॉल्यूशंस है, ये फैमिली है, बहुत सारी है। एक कंडीशन लगाओगे तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरी कंडीशन लगाओगे दूसरा सॉल्यूशन, तीसरी कंडीशन लगाओ तीसरा, चौथी मिलाओगे चौथी कंडीशन चौथा। तो ये तो सब पार्टिकुलर सॉल्यूशंस है, सारे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा एक जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, बट इससे बाहर जो इस एनवेलप को टच करता हुआ जो निकल रहा है, ये अपने आप में एक दूसरी एनवेलप है। ठीक है, कह सकते हैं टेंजेंट लाइन है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। ठीक है, क्या खूबसूरती है कि चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये किसका टेंजेंट हो सकता है, भाई है तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट इसके थ्रू निकल रहा है, लेकिन इसके अंदर से नहीं निकल रहा है, इसके फैमिली से नहीं आ रहा है ना, है लेकिन इसी का ही, तो बस टच करके निकल रही है, कहने को ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आम भाषा में ये है। अब चलो, अब हम टॉपिक करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया ताकि मैथ में आपका इंटरेस्ट बना रहे। अभी देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वही जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, है ना, जो लिखवाया था मैंने, है ना, ये वाला। तो ऐसा ही कुछ लिख लो, क्योंकि इसमें बस कोफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, मान लो ये है आपका ए नोट डी एन वाई अपॉन डी एक्स है प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस ऐसे चलेगी। ठीक है, ए एन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ए नोट ए वन ए टू ये सब क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, सब कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, एक्स भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको ना देखो, इसको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसको इतना जो हम लिखते हैं ना, इतना लेंदी लिखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे भी शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। दैट इज ए नोट तो है ही। इसको देखो, मैं कहता हूँ कि डी की पावर एन लिख लो, एन बार डेरिवेटिव हुआ है ना, एन बार डेरिवेटिव डी की पावर एन। ठीक है, प्लस ए हो, ये एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, तो डी की पावर एन माइनस वन ऐसा लिख सकता हूँ। प्लस में ए टू, ये एन माइनस टू बार हुआ है डेरिवेटिव, एन माइनस टू लिखिए। इस तरह से चलते चलते प्लस ए एन, है ना, ऑफ वाई, वाई मैंने बाहर निकाल दिया, है ना। क्यों, ये बस इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, डी क्या है, डी बाई डी एक्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, पावर एन लगाता है। ये जो पार्ट होता है ना ऐसे, ये जो पार्ट है ना, इनको रिप्रेजेंट किया डी की पावर एन, डी की पावर एन ऐसा। और बाकी वाई जो था, वाई सब में था जो डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, सबसे वाई बाहर निकाल दिया, इक्वल टू एक्स है। तो वेयर हमने क्या लिया हुआ है, डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, है ना, ये लिया हुआ है मैंने, समझे। तो बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो इसी को मैंने बताया कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन आता है ना, क्योंकि इधर भी कुछ इन्वॉल्व है, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका जनरल सॉल्यूशन जो आता है हमारा, वाई इक्वल टू, अगर मान लो सॉल्यूशन है इसका, वाई ऑफ एक्स लिख लो, चलो, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आता है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन लगा लो उसको, मान लो, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इसका ये सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे सी एफ क्या है, सी एफ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। क्या होती है ये, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होती है। और पी आई क्या होती है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है ना, कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, जो हमें सोल्व करके मिलेगी उसको हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कह रहे हैं। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है ना, हो सकता है इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो, इंटीग्रल सोल्व करके ही आता है वैसे तो पी आई। ठीक है, लेकिन एक वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वाई के फंक्शन में हो, चाहे कांस्टेंट हो, कुछ भी आए, तो जब हम सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, पी आई हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमेशा ध्यान रखना जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले को सोल्व करके मिलती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को सोल्व करके मिलती है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड वाला है, इधर जो भी होगा एक्स का फंक्शन हो, जो भी हो, या इस केस में तो चलो कांस्टेंट है ना, मतलब अदर केस हो, तो इधर वाले से हमें क्या मिलता है, इधर वाले से हमें पी आई मिलती है, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले से हम पी आई मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाले से हमें क्या मिलेगा, सी एफ मिलेगा। जब हम सोल्व करेंगे, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमारा टोटल सॉल्यूशन मिल जाता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। समझे? आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर मान लो अगर इस इक्वेशन 1 में मैं ये राइट हैंड साइड वाला 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? इफ मान लो इफ x इक्वल टू 0 कर दूं मैं, ठीक है, देन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? देन 1 इक्वेशन है ना, ये 1 चाहे इसको मान लो आप, चाहे 1 इसको मान लो, किसको भी मान लो, ठीक है। देन इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा हमारा? इक्वेशन 1 हमारा यही बन जाएगा ना, देखो ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस ऐसे ए एन ऑफ वाई इक्वल टू 0। और इसको हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमारा x 0 हो, जब राइट हैंड साइड हमारा 0 हो ना, और इधर या तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो या फिर x का मल्टीपल हो, कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है, x का फंक्शन हो, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद RHS इक्वल टू 0 इज नथिंग बट होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों होमोजेनियस? क्या होता है? पावर सबकी सेम हो जाती है, पावर सबकी सेम है, ठीक है, पावर सबकी सेम है का मतलब तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो पावर सबकी सेम है, ठीक है, हर एक वेरिएबल की पावर सेम ही होती है लगभग, ठीक है, लगभग क्या पावर सेम ही होती है, y है, हर जगह y इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जब हमारा RHS 0 हो जाता है, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो था ही, अगर उसमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड वाला टर्म हमारा 0 हो जाए तो हो जाए, हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मतलब दो, ठीक है, विच इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, समझ में आएगा। और इस केस में जो हमारा सोल्यूशन होता है, जब राइट वाला है नहीं तो पी आई 0 हो गया, है ना, तो इसमें जो हमारा सोल्यूशन होता है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इसका क्या मिलेगा हमें? y इक्वल टू सी एफ। तो सी एफ मिलेगा मैं इसका सोल्यूशन, पी आई तो मिलेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात, है ना। और ध्यान रखना, क्योंकि इधर देखो, इसमें इधर तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व करोगे, तो मैंने बताया था जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते तो उसके जनरल सोल्यूशन में क्या आता है भैया? कांस्टेंट आता है कि नहीं आता? जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा उतने ही उसके कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आपके 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, सिंगल डेरिवेटिव है तो 1 कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, 4 है तो 4 कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, 1000 है तो 1000 कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। तो जितने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतने कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप सोल्व करोगे तो सी एफ वाले पार्ट में तो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एलएचएस वाले पार्ट यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाले पार्ट को जब आप सोल्व करते हो तो जो सोल्यूशन मिलता है तो उसमें तो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा ना, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पार्ट को आप सोल्व कर रहे हो। तो सी एफ में कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या होता है? कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन जनरल सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन पीआई में नहीं होता है, क्योंकि पीआई में आपका कोई डिफरेंशियल वाला पार्ट होता ही नहीं आरएचएस साइड में, ठीक है। तो पीआई में आपका कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है ना, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा ना हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे? कुछ तो फंडे आपके क्लियर हो तभी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लायक रहोगे। मैं आपको उसी लायक बनाना चाहता हूँ। पहले उसको लायक बनाने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहता हूँ। मान लो ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसका कोई सॉल्यूशन है। अभी जैसे मैंने उधर लिया था ना, y इक्वल टू ए की पावर x सॉल्यूशन था, तो मान लो इसका y इक्वल टू ए की पावर x सॉल्यूशन है, ठीक है। अरे भैया कैसे मान लो? मैं कैसे मान लो y e की पावर x सॉल्यूशन है? मैं तो y इक्वल टू कुछ भी ले लूंगा, मेरी मर्जी। तुम e की पावर x से क्यों ले रहे हो? ठीक है, क्योंकि हमने ना कुछ सेग्रीगेशन किया हुआ है, मैथमेटिक्स ने ना कुछ सेग्रीगेशन किया है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। हम e की पावर x अगर इसका सोल्यूशन लेके चलते हैं
तब हमारा जो सीन बनेगा, जो आगे जो कॉन्सेप्ट्स जो डेवलप होंगे, ठीक है, वो किस तरीके से होंगे हम वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लो, लेट कर लो, ठीक है, लेट y इक्वल टू e की पावर mx जो है ना बी द सॉल्यूशन इक्वेशन 2 का। इसका सॉल्यूशन मान लिया हमने y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू e की पावर mx इसका सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 2 हमारा क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगा, देखो 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 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, ए नोट एम एन प्लस A1 एम की पावर n-1, अभी बताता हूँ कैसे, प्लस A2 एम की पावर n-2 प्लस ऐसे an, और बाकी बाहर हमारा क्या रहेगा, y लिया ना हमने, y इक्वल टू e की पावर mx, तो y का जगह पे e की पावर mx इक्वल टू 0 है। ये कैसे आया, ये कैसे आया ये बताता हूँ। देखो, अगर मान लो इसको आप y इक्वल टू e की पावर mx को कितनी बार डेरिवेट करोगे, कितनी बार करोगे, इसको n बार करोगे, d की पावर n है, n टाइम करोगे इसको, करो y है ना, तो n टाइम करोगे तो क्या मिलेगा, पहले तो एक बार करो, आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहले एक बार करो, y डैश निकालोगे तो क्या आएगा, m e की पावर mx। एक बार किया तो एक m की पावर 1 इन्वॉल्व हुआ, 2 बार करोगे तो एक बार हो रहेगा, e की पावर mx है ना, m आ गया जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx, 2 बार करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो m क्यूब आ जाएगा, ठीक है, e की पावर mx आ जाएगा। तो सोचो ऐसे ही हुआ ना, यही चीज तो हुआ, और मैंने क्या किया है, ये सब मिलता चला गया मुझे, है ना, ये सब m क्यूब m स्क्वायर m1 ये सब मिलता, तो यही तो है, ये n बार डेरिवेटिव किया तो mn, देखो e की पावर mx मल्टीप्लाई करो, e की पावर mx mn e की पावर mx, है ना, m की पावर n-1 e की पावर mx, ठीक है, तो यही तो मिलते जा रहे हैं हमें, ये ऐसे ये कंटिन्यू आगे चलते चला जाएगा, तो लास्ट में आपका y की पावर n बार करोगे डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा आपका, m की पावर n e की पावर mx, ये मिलेगा। तो देखो m की पावर n e की पावर mx, m की पावर n-1 अगला इससे पिछला ये आ जाएगा, उससे पिछला, इस तरह से चल रहा है ना, सारा डेरिवेटिव मैंने करेंगे तो यही फॉर्मेट बनेगा हमारा, और बाकी a नोट A1 A2 जो भी कांस्टेंट हो, यहाँ तो हमारा सिर्फ हमने e की पावर mx लिया है ना भाई, ठीक है, कुछ और भी तो ले सकता था, मैं 3 ले लेता, 4 लेता, 5 आगे मल्टीप्लाई कर देता, कुछ भी ले लेता, तो उसको अभी A1 A2 A3 A नोट ये सब रखो एज इट इज, बाकी जो मेन कोड पार्ट है उसका मैंने डेरिवेटिव किया तो ये आया, और जहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें जो डेरिवेटिव मिला मुझे मैंने इसमें पुट कर दिया इक्वेशन में इसमें, ठीक है, और ये मेरा डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। अभी सोचो इसको मैं फर्दर क्या सोल्व कर सकता हूँ, ये क्या है, ये देखो बहुत, ये आपका एक्चुअल में इक्वेशन जो बनेगा ऐसा भी तो हो सकता है, एम स्क्वायर है ना, m और फिर 0 मतलब कांस्टेंट, ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है ये तो, या फिर क्यूबिक इक्वेशन भी बन सकती है, m क्यूब m स्क्वायर है ना, m कांस्टेंट है ना, इस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, पावर 4 वाली को क्वाड्रिक है ना, क्वाड्रिक वाली इक्वेशन बन सकती है, या फिर एनी काइंड ऑफ पोलिनोमियल बन सकती है हमारी, है ना, नहीं बन सकती है। तो इसी इक्वेशंस के थ्रू हम ज़्यादा तो नहीं जाएंगे भाई, हम कहाँ तक जाएंगे हम कहाँ तक जाएंगे, हम क्वाड्रेटिक तक सोल्व कर सकते हैं, क्यूबिक तक सोल्व करेंगे, पावर 4 होगा तो उसको भी क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करेंगे, है ना, 6 होगा तो उसको भी क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करेंगे, इतना ही तो करेंगे हम, है ना, ऐसा ही कुछ करेंगे ना, ज़्यादा होगा तो फिर उसका जनरल सोल्यूशन ले लेंगे, किस तरीके से ड्राइव करेंगे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ना, इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसी इक्वेशन को ना, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया ना, सबसे पहले ये देखो, इसी इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी, AUXILLIARY, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, या फिर इसी इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या है, देखो इस इक्वेशन में 2 और इस इक्वेशन मान लो 3 है, अगर 2 और 3 को कंपेयर किया जाए, अगर कंपेयर किया जाए तो क्या मिल रहा है, देखो A नोट A1 A2 A2 सब अपनी जगह है ना, बस D की जगह पे क्या आ गया, M आ गया, D की जगह पे M आ गया, D की जगह पे M आ गया, D की जगह। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो हम भी यही करेंगे, जहाँ पे भी D होगा यानी कि d/dx होगा, वहाँ पे D की जगह पे हम क्या लिख देंगे, M लिखेंगे, बस यही करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो जो सोल्यूशन होगा y इक्वल टू e की पावर mx हमारा सोल्यूशन है ही, ठीक है, वो तो सोल्यूशन है ना, वो तो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन ड्राइव होगा वो हम ड्राइव करके दिखा देते हैं। अदरवाइज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे डी की जगह पे हम एम से रिप्लेस करेंगे,
है ना। और जब m से रिप्लेस कर देंगे तो वो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। समझ में आ गई। चलो जी, अब हम आपको नेक्स्ट मूव कराते हैं, इसको सोल्व करके दिखाते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने निकाला है उसके रूट्स क्या हो सकते हैं? तो रूट भाई आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, या रूट सारे इक्वल हो जाए, या इमेजिनरी हो जाए। ये 3 कंडीशन हो सकती है ना। मान लो पहला केस आप बना लो, फर्स्ट केस आपको ये निकल के आता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सपोज करो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, से मान के चलो क्या, m इक्वल टू m1 m2, होने को तो बहुत सारे हैं, अभी हम 2 लेके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद ना जनरलाइज कर देंगे, m1 m2 m3 mn तक ले लेंगे, ठीक है। पहले 2 में ले लो तो बाकी चीज जनरलाइज हो जाती है, ठीक है। तो मान लो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो CF क्या मिलता है हमें? CF हमें ये मिलता है y इक्वल टू CF हमें ये मिलता है, क्यों मैंने बताया ना, जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को सोल्व करते हैं तो CF मिलता है। तो y इक्वल टू CF इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर। भाई C1 C2 मैंने क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना y इक्वल टू e की पावर mx इसका सोल्यूशन है। अभी बताया था ना इस इक्वेशन का y इक्वल टू e की पावर mx सोल्यूशन है। तो एक e की पावर m1x हो जाएगा। अगर m1 m2 सोल्यूशन है, इसका इक्वेशन को सोल्व करके मिलता है, तो सोल्यूशन क्या मिलेगा? e की पावर m1x, e की पावर m2x, 3 होते हैं तो e की पावर m3x। तो बस कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट लगा देंगे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। इस तरह से हमारे सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे, है ना। समझ में आ गया। तो अगर मान लो 3 हो जाए, से m इक्वल टू जो इक्वेशन हमने सोल्व किया उसके ये 3 आ जाए, m1 m2 m3, इस तरह से आ जाए, m3 आ जाए, 3 ही ले लो मान के चलो, ठीक है। तो CF हमारा क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू CF, 3 कॉन्स्टेंट इक्वल होंगे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x, ठीक है। समझ में आ गया। अगर यही चीज n टाइम्स हो गया, से m इक्वल टू, अगर उसके सॉल्यूशन हमें मिल जाए m1 m2 से लेके ऐसे चलते चलते mn तक मिल जाए, तो CF क्या मिलेगा? y इक्वल टू CF इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ऐसे चलते चलते Cn e की पावर mnx, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हमें मिलती चली जाएंगी। तो जब हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो उसके सॉल्यूशन ऐसे फॉर्मेट में मिलेंगे, इस तरह के फॉर्मेट में हमें मिलेंगे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। समझ में आ गया ना। देखो इक्वेशन जो बनेंगे वो इक्वेशन, उसको सोल्व करोगे, 2 रूट आते हैं, अलग अलग आते हैं, रियल आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ठीक है। ओके जी, ठीक है जी, समझ में आ गया जी, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं जी। आगे हम चलते हैं, आगे हम क्या चलते हैं आगे हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। मान लो भैया आप क्वेश्चन ले लो, ये पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। ये ले लो आप, d² माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y इक्वल टू 0, है ना। और क्या लिया पेपर में आपका, क्या ऐसे भी तो लिखा सकता था, d2y अपॉन में dx², ठीक है, माइनस के 5 dy बाई dx प्लस के 6 इक्वल टू 0, है ना, प्लस के 6y इक्वल टू 0। ऐसे भी तो लिखा आ सकता था पेपर में आपके, क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता था, नहीं होता था भाई, ऐसे उसको ऐसे लिख लिया बस, हाँ, वेयर d बाई डी एक्स को हमने कैपिटल D ले लिया, ठीक है। तो जनरली ऐसे देगा, जब ऐसे लिख, पहले ऐसे वाले को ऐसे लिख लो और फिर d को मैंने बताया m से रिप्लेस करो, रिप्लेस d बाई m, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करो तो देखो 6 है ना, तो 3 दूनी 6, माइनस 3 माइनस 2 आ गया, तो m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m मुझे क्या मिल गया? 2 और 3 मिल गया, देखो एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया, तो आंसर क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो इधर वाले से तो सॉल्व कर रहे हैं, इधर वाले तो 0 है, इधर वाला सॉल्व कर रहे हैं तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इधर वाले की जगह हम सॉल्व कर रहे हैं तो CF क्या मिलता है? कांस्टेंट इक्वल होता है, C1 2 है तो C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। बस यही आपका सॉल्यूशन है। PI तो निकलेगा नहीं क्योंकि RHS 0 है। समझ में आ गए?
आगे ना बात समझ में भाई हो मेरे, नहीं आ गई? बहुत इजी है। चलो एक अगला क्वेश्चन और ले लो। अभी क्वेश्चन कर लोगे ना 4-5, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 ऑफ y इक्वल टू 0 वेयर d इक्वल टू डी बाई डी एक्स है। ठीक है, अब सोचो इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, इसका क्या लिखोगे? तो m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। अब इसमें कोई एक रूट देखो क्या है। अगर -1 पुट करें तो -1 आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -11 -1 -12 6 और 6 12। ठीक है, तो m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से बाकी दूसरे फैक्टर भी निकाल लो। ठीक है, तो पहले तो उसके कोफिशिएंट लिख लो, 1 6 11 6 1 6 11 6। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और इसका एक फैक्टर मैंने क्या निकाला है? -1 निकाला है ना, -1 सेटिस्फाई किया, -1। और क्या करते हैं, इसको पहले एज इट इज उतार लेते हैं। 1 है तो 1 उतार लिया, -1 1 माइनस के 1, इसको जोड़ो, 6 में से 1 गया 5, 5 एकम माइनस के 5, 11 से 5 गया 6, 6 एकम माइनस के 6, 6 में से 6 गया 0, तो बचा गया 1 5 6। तो फैक्टर क्या मिल गया? एक तो फैक्टर है m इक्वल टू -1, यानी कि m प्लस 1 है फैक्टर, है ना। और बाकी ये m स्क्वायर प्लस 5m प्लस के 6 इक्वल टू 0। समझे? ये मुझे मिल गया। अब इसके फैक्टर बना लो, क्या है? 3 2 5, 3 2 6, तो m प्लस 2 m प्लस 3, ये है m प्लस 1। तो मुझे ये फैक्टर मिल गया था, है ना। तो m क्या आ गया? देखो, m इक्वल टू -1 -2 -3। इसको सोल्यूशन क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF इक्वल टू C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2f प्लस C3 e की पावर -3f, है ना, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। समझ में आ गई बात? बस एक लाइन में, मतलब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन और करा देता हूँ। अभी आपने जैसे जनरल सॉल्यूशन होते हैं हमारे सारे, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन कह सकते हो। ठीक है, अभी मान लो एक और क्वेश्चन ले लो जिसमें आपको ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। सपोज करो ये दे दिया जाए, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू 0 वेयर d इक्वल टू डी बाई डी एक्स है, एंड क्या दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब 0 दिया हुआ है। ठीक है, इनका यूज़ कर दो। आपको बाउंड्री दे दी ना, बाउंड्री कंडीशन दे दी, यानी कि इनिशियल कंडीशन दे दी आपको। ठीक है, तो बस इसको बाद में लगाएंगे, पहले तो सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करोगे? 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, तो -2 -1, तो m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m आ गया 1 और 2 मिल गया मुझे, नहीं मिल गया? m इक्वल टू 1 और 2। इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट है ये तो, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना। देयरफॉर y इक्वल टू CF क्या निकलेगा? C1 e की पावर m1x m1n की 1 है प्लस C2 e की पावर 2x। तो ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसको सोल्व किया जाए। इसको क्या सोल्व किया जाए? कंडीशन लगा करके। y ऑफ 0 दिया है सबसे पहले, तो दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y ऑफ x इक्वल टू क्या है? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, ये आपका। तो y डैश 0 और y ऑफ 0 निकालना है, तो एक बार और डेरिवेटिव कर लो, y डैश ऑफ x भी निकाल लो। तो e की पावर x का करोगे तो e की पावर x ही मिलेगा, e की पावर 2x का करोगे तो 2C2 e की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन है, यहाँ से आप क्या निकालोगे? कंडीशन लगा दो, बाउंड्री कंडीशन, y 0 0 0 पुट करो और उनका मान 0 है, y ऑफ 0 पुट करो तो 0 आएगा यहाँ पे, 0 इक्वल टू 0 पुट करो, e की पावर 0 1 हो जाएगा, C1 0 पुट करो C2 आ जाएगा। एक तो ये मिल गया, और यहाँ पे भी y डैश ऑफ 0 0 दिया हुआ है, यहाँ 0 पुट करोगे तो C1 आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो 2C2 आ जाएगा। ठीक है, समझे? तो देखो इसमें से ये माइनस करो तो ये गया, 2C2 में से 1C2 गया, तो C2 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से C2 इक्वल टू 0, C2 0 तो C1 भी 0 है, C1 इक्वल टू 0। तो हमारे दोनों 0 आ गया।
अब जो जनरल सोल्यूशन हमने निकाला है ये रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है, इसमें आप C1 C2 0 पुट कर तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 y इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन से ही तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है, ये जनरल सॉल्यूशन है और ये हमने उसी सॉल्यूशन से हमने वैल्यू डाल के हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया, समझे। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया करो, वेयर C1 और C2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अभी मैं अगला क्वेश्चन और देख लेता हूँ क्या है, क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है, क्या बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें इतना ही करते हैं, मेरा पावर भी स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, फिर मैं चलो एक क्वेश्चन और बता दूं, नहीं रहने दो भाई, नहीं, धन्यवाद, इतना ही करो, बाकी क्योंकि मेरा पावर ऑफ होने वाला है, 2% बैटरी रह गई है। ठीक है, चलो धन्यवाद आपका, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे।